लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 46। काफ़ी आसान लग रहा है। द स्पेसिफिकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल वाटर पंप है। फ्लो रेट गिवन है D1 D2 B1 B2। हेड गिवन है आपको। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। इफेक्टिव फ्लो एरिया गिवन है। इफेक्टिव फ्लो एरिया क्या होता है कि अगर आपका ये लगा हुआ है ब्लेड आई है और यहाँ पर इम्पेलर के ब्लेड्स हैं, तो जो टोटल जो एरिया फ्लो का है इनलेट से आउटलेट तक का, वो 100% फ्लो नहीं होगा बल्कि 87% फ्लो होगा, क्योंकि 13% जो एरिया है ना वो आपका ब्लेड ने कवर किया हुआ है। तो जो आपका इफेक्टिव एरिया है वो ग्रॉस एरिया का 87% है, और ग्रॉस एरिया का बाकी 13% का है वो ब्लेड ने कवर किया हुआ है। सही है। तो जो आपका इसमें फ्लो होगा वो 100% एरिया में नहीं हो सकता, क्योंकि 13% एरिया ब्लेड ने कवर किया हुआ है। अल्फा 1 बीटा 1 हर चीज़ को गिवन है भाई। निकालना क्या है इसमें, ये निकालना है बीटा 1 अल्फा, ये सारे ट्रायंगल के कंपोनेंट हैं और ये फार्मूला से निकलेंगे। सवाल सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। ये सारी चीज़ें गिवन है। सबसे पहले भाई ट्रायंगल बना लो। ठीक है, ये आपने दोनों ट्रायंगल बना लिए। 1 के लिए अच्छा रेडियल एंट्री यहाँ पर लिखी हुई है, जो यहाँ पर इसको रेडियल कर दिया। रेडियल एंट्री तो नहीं, हाँ ये रहा अल्फा 190 है। अल्फा 190 का क्या मतलब है, रेडियल एंट्री हो गई। अगर ये अल्फा 190 है तो यहाँ पे जो v बनता है इसके दो कंपोनेंट बनते हैं, एक y में एक x में। x वाले को v थीटा बोलते हैं, y वाले को v r बोलते हैं। अब अगर आपका एंगल डायरेक्ट ही 90 वाला है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। डायरेक्ट आपका जो v1 है वो बराबर होगा v r1 के। ठीक है, याद रख लेना। v टेंजेंशियल यहाँ पर 0 है। इसी तरह आप ये जो w है इसको यहाँ पर ला के मिला देते हो, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल है, सिमिलर बेस पे बनता है सिमिलर एंगल, इसको आप यहाँ रख सकते हो। तो ये आपका परफेक्ट ट्रायंगल बनता है। सबसे पहले आप ज़ाहिर है ये निकालते हो ओमेगा वी, ओमेगा इज इक्वल टू 2πn/60 से ओमेगा निकालोगे, फिर दोनों ब्लेड वेलोसिटी निकालोगे, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v इज इक्वल टू आर ओमेगा हमेशा उस पर लगती है जो सर्कल के टेंजेंट है, और हमेशा ब्लेड वेलोसिटी u वो वेलोसिटी होती है जो आपके सर्कल के टेंजेंट पे लगती है। तो ये वाली जो वेलोसिटी है यहाँ पे सिर्फ आप v इज इक्वल टू आर ओमेगा लगा सकते हो। तो u इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, तो u इज इक्वल टू r1 रख दिया, ओमेगा रख दिया, तो u1 आ गया। और इसी तरह आउटलेट के लिए r2 ओमेगा रखोगे तो u2 आ जाएगा। ठीक है, फ्लो रेट बराबर होता है 2πr/b1 और vr। मतलब ये क्या होता है, ये एरिया होता है। सही, एरिया ऑफ अ सर्कल इज 2πr और b क्या है, थिकनेस ऑफ ब्लेड। जब भी किसी भी चीज़ की सर्कुलर में एक थिकनेस भी होती है सिलेंडर की, तो आप इसके एरिया लेने में 2πr के बाद 2πr के बाद उसकी थिकनेस भी कंसिडर करते हो। तो यह आपका सादा सा फार्मूला है AV वाला। और ये आपने 87% क्यों किया, क्योंकि आप जो फ्लो है वो 87% ऑफ एरिया में होगा, 13% ब्लेड ने कवर किया हुआ है। यहाँ से आपके पास VR1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप इस ट्रायंगल में जब tan थीटा लगाओ, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है VR, बेस है U1। ये लग गया यहाँ पे। VR की वैल्यू पता है, U1 की वैल्यू पता है, बीटा आ जाएगा tan इनवर्स करके आ गया। आउटलेट पे भी हमने सेम क्या किया। आउटलेट पे कैसा ट्रायंगल बनेगा आपका, आउटलेट पे आपका U एज इट इज़ आएगा। सही है, और V आपका U बनेगा। पिछले वाले में तो स्ट्रेट था ना 90 की वजह से, लेकिन आउटलेट में ऐसा नहीं होगा। आउटलेट में जो वेलोसिटी है वो ऐसी बनेगी, और जो आपका W है वो हमेशा ऐसे ही बनता है, ये बीटा होता है। तो हमने W को उठा के वापस यहाँ बना दिया। V के दो कंपोनेंट ब्रेक कर दिए, V रेडियल और ये V टेंजेंशियल। ठीक है, तो इसी तरह हमने फ्लोरेट करते हुए वही सारा सीन करते हुए बस यहाँ पे रेडियस b और VR2 हमने रखा। तो यहाँ पर हमने फ्लोरेट दोनों में सही रहेगा। सही है, फ्लोरेट कंजर्व रहता है तो Q1 इज इक्वल टू Q2। जो फ्लोरेट है वो दोनों में सेम फॉर्मूले में सेम यूज़ होगा। तो यहाँ से VR2 आ जाएगा। VR2 निकालने के बाद आप क्या करोगे, आप ये निकालोगे टेंजेंट बीटा का फॉर्मूला, बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स। अच्छा, टेंजेंट परपेंडिकुलर, यहाँ मुझे देखो बीटा का ट्रायंगल कौन सा है। आप बोलोगे ना भाई ये वाला ट्रायंगल क्यों नहीं लिया, ये क्यों लिया, क्योंकि भाई हमने एंगल जो ले रहे हैं वो β2 ले रहे हैं। टेंजेंट β2 इज इक्वल टू इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर और इस ट्रायंगल की बेस। इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है VR2, इसकी बेस जो है ये टोटल डिस्टेंस है u, ये थोड़ा सा डिस्टेंस है v थीटा, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा u माइनस v थीटा। ये लगा दिया हमने। ठीक है, यहाँ से आपके पास β2 गिवन था सवाल में, ये सब चीज़ें पुट करके v थीटा आ गया, v थीटा 2। इसी तरह अब आप क्या करोगे, v32 आगे इस ट्रायंगल को सॉल्व कर लो। टेंजेंट अल्फा बराबर है परपेंडिकुलर, मतलब VR अपॉन बेस कितनी है, v थीटा। यहाँ से आपके पास अल्फा आ जाएगा। सही है, tan अल्फा इज इक्वल टू दिस, और वहाँ पर जाकर tan इनवर्स अल्फा की वैल्यू आ गई। अब हमें पता है कि वर्क डन ऑफ इम्पेलर जो है, मतलब एक इम्पेलर जो वर्क डन करता है, मैंने पिछले सवाल में भी बताया था, एक इम्पेलर जो वर्क डन करता है वो किसके बराबर होता है। देखो, एक शाफ्ट है, एक शाफ्ट का जो वर्क डन है वो बराबर होता है इम्पेलर के वर्क डन प्लस पावर ऑफ फ्रिक्शनल लॉसेस।
समझ रहे हो? इसका मतलब ये है कि जो आपने शाफ्ट को जो घुमाया है तो उसका जो वर्क है वो दो चीज़ों में डिवाइड हुआ, एक इम्पेलर को घुमाने में, एक फ्रिक्शन लॉस को कवर करने में। ठीक है, समझ आइए वापस, शाफ्ट जो वर्क डन करेगी गोल घूम के वो बराबर होगी इम्पेलर के घूमने में प्लस जितने भी फ्रिक्शन लॉसेस हुए हैं आपके वो। तो जो टोटल हमारी एनर्जी हुई है वो शाफ्ट ने दी थी, तो ये वहाँ जाके प्लस हो जाएगा और यहाँ आके माइनस हो गया। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन बन गई है सिर्फ। अब आप इसके लिए वैल्यू निकालोगे, कैसे निकालोगे? सबसे पहले हमें पता है कि ये जो v है v2, सही है, ये एक ट्राइंगल जो बना रहा है, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेनस कैसे निकालोगे? एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर पाइथागोरस से, तो v2 की वैल्यू आ जाएगी। सही है। अच्छा, अब टोटल एफिशिएंसी बराबर होगी सारी एफिशिएंसीज को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, इसको याद रखना हमेशा, जो टोटल एफिशिएंसी ओवरऑल होती है ना, वो जितनी भी एफिशिएंसीज होती है सबको मल्टीप्लाई करा दो तो ओवरऑल एफिशिएंसी आती है। तो अब हमने सारी एफिशिएंसी एक एक करके निकालनी है। सबसे पहले हाइड्रोलिक एफिशिएंसी किसे कहते हैं? दो तरह की हमारे पास एफिशिएंसी होती है। एक होती है, मतलब पहले दो तरह की एफिशिएंसी आती है। सबसे पहले देखो, शाफ्ट लगती है, शाफ्ट से कनेक्ट होता है आपका इम्पेलर क्या करता है? पानी को आगे भेजता है। अब सीन क्या होता है कि शाफ्ट और इम्पेलर के बीच में जो एफिशिएंसी है उसे कहते हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी, क्योंकि ये दोनों मैकेनिकल पार्ट हैं। ठीक है, शाफ्ट और इम्पेलर मैकेनिकल पार्ट हैं, तो इसकी एफिशिएंसी बराबर होती है, मैकेनिकल एफिशिएंसी बराबर होती है इनपुट आउटपुट अपॉन इनपुट। अब इनपुट आप क्या दे रहे हो? शाफ्ट दे रहे हो, इनपुट दे रहे हो वर्क डन ऑफ शाफ्ट, और आउटपुट आप ले रहे हो हेड ऑफ इम्पेलर कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये हो गई पहली एफिशिएंसी। और हाइड्रोलिक एफिशिएंसी बराबर होती है, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या होगी भाई? इम्पेलर और जो हाइड्रोस्टैटिक हेड मिला है उसके बराबर में एफिशिएंसी होगी। वो एफिशिएंसी होगी कि इम्पेलर ने आगे हेड कितना दिया। ठीक है, तो इनपुट हो गया, इनपुट आपका होगा इम्पेलर हेड और आउटपुट होगा एक्चुअल हेड, या आप कह सकते हो इनपुट हो गया वर्क डन बाय इम्पेलर, आउटपुट हो गया हेड। सही है, तो यहाँ से आपके पास ये फॉर्मूला बना है। ठीक है, ये आ गया इम्पेलर हेड अपॉन आउटपुट हेड एक्चुअल हेड। सही है, इम्पेलर हेड का फॉर्मूला ये है, रट्टा मार लो 1/g u2v2। यहाँ से हमें ये रेडियल एंटी वी थीटा 0 था, इसको काट दिया, सीधा फॉर्मूला बना, हेड ऑफ इम्पेलर आ गया। इस फॉर्मूले में हेड ऑफ इम्पेलर की वैल्यू डाली। ठीक है, और हेड एक्चुअल हेड जो एच ए है वो 30 आपको गिवन है सवाल में, एक्चुअल हेड। ठीक है, यहाँ वैल्यू डाल के एफिशिएंसी आ जाएगी आपके पास, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। सही है, अब आपने मैकेनिकल एफिशिएंसी जिसके लिए आपको वर्क डन ऑफ शाफ्ट और वर्क डन ऑफ इम्पेलर चाहिए। वर्क डन ऑफ शाफ्ट आपने निकाला है, तो वर्क डन इम्पेलर किसके बराबर होता है? याद रखना कि जो इम्पेलर का वर्क डन वो बराबर होता है रो जी क्यू एच आई। दिस इज जो वर्क डन है वो ये क्या चीज़ है? बस ब्रेक हॉर्स पावर कह सकते हैं। दिस इज BHP का फॉर्मूला होता है ये। सही है, ब्रेक हॉर्स पावर का। तो वर्क डन ऑफ इम्पेलर बराबर होता है रो जी क्यू एच। गामा का मतलब क्या होता है? रो जी। तो क्यू हमें पता है, एच आई हमें पता है, रो जी हमें पता है। ये आ गया ग्रेविटी, ये आ गया डेंसिटी, ये आ गया क्यू, ये आ गया एच आई। यहाँ पे वर्क डन ऑफ इम्पेलर आ गया हमारे पास। सही है भाई, हमने ऊपर ये फॉर्मूला लिखा था, यहाँ वर्क डन ऑफ इम्पेलर तो हमें मिल गया। पी एफ की क्या वैल्यू है? जो फ्रिक्शन लॉस हो रहे हैं 1051 वो सवाल में लाजमी गिवन होंगे। जो लेट्स सी यहाँ पर अगर सवाल में गिवन है लॉसेज, ये पावर लॉसेज 1.41, मैकेनिक का पावर लॉस कितना है? 1.41। यहाँ पर आपने लगा दिया 1. ये क्या सीन है यार? 1051 क्यों लिखा मैं यहाँ पर? 101। ओके वेट, इसको वॉट में किया हुआ है, तो ये 1051 शायद गलती से यहाँ पर होना चाहिए 1041 हॉर्स पावर। सही है, 1.41, तो 1 2 3, तो ये तो 1.04 बन रहा है यार आई गेस ये हॉर्स पावर है ना, क्योंकि देखो वर्क डन ऑफ इम्पेलर आपने क्या यूनिट थी? मेगावाट। गौर से देखना, 36.1 मेगावाट, 36.1 मेगावाट। और आपको जो फ्रिक्शन पावर गिवन है वो गिवन है हॉर्स पावर में। हॉर्स पावर को वॉट में कैसे कन्वर्ट करते हैं? देखो 1.41 हॉर्स पावर है, इसको मल्टीप्लाई बाय 746 करो। सही है,
तो ये बनेगी आई गेस वॉट में बनेगी, सही है। फिर इसको किलो वॉट में करने के लिए नहीं, आई गेस ये बनेगी आपकी मेगा वॉट में ही बन जाएगी आई गेस, मेगा वॉट या किसी उस चीज़ में बनेगी। करके देख लेना, ठीक है, मैं भी करके देख लेता हूँ बल्कि। हाँ से कन्वर्जन किया मैंने, अभी करके देखा, पूरा 1051.86 आ रहा है, ठीक है। हॉर्स पावर को कन्वर्ट किया हुआ है वॉट के अंदर, सही है। तो किलो वॉट के अंदर। तो इसके बाद जब इसको भी मेगा वॉट में करोगे तो ये क्या बनेगा, एक दो तीन 36, और ये बनेगा 1 2 3 1। तो तकरीबन दोनों को अगर मेगा वॉट में लोगे तो 37.22 वर्क डन ऑफ शाफ्ट बन जाएगा, सही है। अब फॉर मैकेनिकल एफिशिएंसी किसके बराबर होती है, मैंने भी बताया था, W इम्पेलर अपॉन W शाफ्ट, दोनों की वैल्यू रखी, मैकेनिकल एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। और जो टोटल एफिशिएंसी है वो है मैकेनिकल एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोलिक एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, ठीक है। मैकेनिकल एफिशिएंसी आपने 0.87 क्यों रखी हुई है यहाँ पर, मैकेनिकल एफिशिएंसी 0.97 निकाली है ना, अच्छा वो ये रही, सही है। और 0.60 आपकी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, और 0.87 कौन सी है जो आपको एफिशिएंसी सवाल में गिवन होगी, लेट्स सी, ये तो फ्लो एरिया है, क्या हो गया, यार यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, सही है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। मैकेनिकल एफिशिएंसी आपके कितनी निकाली है, 97, सही है। वो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी आपने कितनी निकाली है, 60.9। और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्योंकि गिवन नहीं है आपको तो आप इसको 1 ले लोगे, तो ये होगा 0.97 मल्टीप्लाई बाय 0.67 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा यहाँ पर, ठीक है। तो जब आप इसको 1 रखोगे तो आपका आंसर आएगा 58%। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर आपका आंसर क्या आ रहा है, 58%, ठीक है। तो ये सीन है, यहाँ पर सवाल ख़त्म हो गया, काफ़ी आसान सवाल था।